नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से एक साथी ने बहुत ही महत्वपूर्ण डाउट पूछा था कमेंट के माध्यम से कि टेक्निकल रीजन में डेटा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है क्या? एनपीएस नहीं भरा है, डायरेक्ट छोड़ के चला जाऊं तो क्या होगा? देखिए, ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल रेजिग्नेशन होता क्या है और टेक्निकल रेजिग्नेशन देने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन होता क्या है। कि रेजिग्नेशन इज ट्रीटेड एज टेक्निकल फॉर्मली वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट हैज अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर ए पोस्ट इन द सेम और सम अदर डिपार्टमेंट एंड इज ऑन सिलेक्शन और रिक्वायर्ड टू रिजाइन द प्रीवियस पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यानी कि टेक्निकल रेजिग्नेशन तभी माना जाएगा किसी भी रीजन को जब जो कैंडिडेट है जो रेलवे सर्विस में आया है वो पहले ही इसकी सूचना दे दे कि जैसे आप फॉर्म भरते टाइम पे एनओसी ले लिए, मतलब इन्होंने बोला कि भाई आपको टेक्निकल जब भी ट्रीट किया जाएगा जब आप जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू। प्रॉपर चैनल का मतलब होता है कि आपके इंचार्ज के थ्रू आप जो है एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे, आपका इंचार्ज हायर जो अथॉरिटी है उसको भेजेगा और इस प्रकार से आपकी एनओसी आएगी। फिर आपका डीवी होगा, डीवी के टाइम पे आपको एनओसी दिखानी पड़ेगी और फिर आपकी जब ज्वाइनिंग आएगी तो उस ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको यहाँ से स्फेयर किया जाएगा आपका टेक्निकल रीजन लेके, और इसे दोस्तों यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मान के और आपका रीजन यहाँ पर दिया जाएगा। भले ही आप इसी डिपार्टमेंट पे रहो, मतलब रेलवे में रहो या दूसरे डिपार्टमेंट पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज टेक्निकल रेजिग्नेशन इफ़ दीज कंडीशन आर मेट। यानी कि टेक्निकल रेजिग्नेशन तभी उसको माना जाएगा जब नीचे दी गई जो आपकी शर्तें मंजूर होती है। इवन इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ नॉट मैंशन द वर्ड टेक्निकल वाइल सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन। पहली बात तो ये कि जो एम्प्लॉय है उसे रेजिग्नेशन देते समय लिखना पड़ेगा कि वो टेक्निकल रिजाइन दे रहा है, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ पास्ट सर्विस इफ़ अदरवाइज एडमिसिबल अंडर रूल्स मे बी गिवन टू सच केसेस। और ऐसे में आपकी जो पास्ट सर्विस है, मतलब पिछला जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है वो भी चलाएगा। जब मान लीजिए आप लेवल 1 में ग्रुप डी में हैं, ग्रुप डी में आपने 2 साल की सर्विस कर ली, फिर आपका मान लीजिए आपने ओपन कोटा से आपका जीडीसी को छोड़ के ये जो प्रमोशन एग्जाम होते हैं इनको छोड़ के ओपन कोटा से कोई भी भर्ती हुई, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी अभी एग्ज़ाम हुआ है तो एनटीपीसी मान लीजिए आप कुछ भी बन गए, स्टेशन मास्टर गार्ड वगैरह बन गए, तो आपने अगर एनओसी ली है तो आपकी जो लेवल 1 के अंदर यानी ग्रुप डी के अंदर 2 साल की 3 साल की जो भी सर्विस है वो आपकी काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर ये बोल रखा है आपकी सर्विस काउंट की जाएगी, ठीक है। रेजिग्नेशन इन अदर केसेस including where competent authority has not allowed the government servant to forward the application through proper channel will not be treated। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रेलवे को नहीं बताता है या प्रॉपर चैनल के थ्रू सूचना नहीं देता है तो उसको टेक्निकल रीजन नहीं दिया जाएगा और उसको कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन से जो बेनिफिट मिलेंगे वो आपको कब मिलेंगे। देखिए, टेक्निकल रेजिग्नेशन से मिलने वाले बेनिफिट आपको जब भी मिलेंगे जब आप ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहला, द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड इंटीमेट द डिटेल ऑफ सच एप्लीकेशन इमीडिएटली ऑन देयर ज्वाइनिंग। यानी कि जब आप ज्वाइन करते हो तो मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भर रखा है या आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है तो उसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी, है ना। जब आप किसी भी नई भर्ती में जाते हो तो अगर आपने कोई फॉर्म भर रखा है, आपको लगता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं रेलवे छोड़ के जाऊँगा टेक्निकल डिजाइन देके, तो आपको उसकी सूचना इमीडिएटली देनी पड़ेगी। दूसरा, द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन शुड स्पेसिफाई मेक ए रिक्वेस्ट इन इनिशिएटिंग इंडिकेटिंग दैट ही इज रिजनिंग टू टेक अप अनदर अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये आपको जो कर्मचारी है उसे रेजिग्नेशन देने टाइम पे ये बताना पड़ेगा, स्पेशली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई वो जॉब को छोड़ के जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो दूसरी गवर्नमेंट जॉब है उसको ज्वाइन कर रहा है, तभी आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन के बेनिफिट मिलेंगे। और तीसरा, द अथॉरिटी एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन शुड सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट हैड द एम्प्लॉय बीन इन सर्विस ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट मेंशन बाय द एम्प्लॉय हिज एप्लीकेशन वुड बी फॉरवर्डेड थ्रू प्रॉपर चैनल। और यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट अथॉरिटी यहाँ पर देखेगी कि जो कैंडिडेट है वो एकदम सही है, उसने जो एनओसी वगैरह है उसके लिए प्रॉपर सही तरीके से अप्लाई किया है। यानी कि प्रॉपर चैनल का मतलब होता है कि आप ऐसा नहीं है कि आपने जो है इंटीमेट करना है तो आप सीधे चले गए डीआरएम ऑफिस में और वहाँ एप्लीकेशन दे आगे, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या होता है कि आपके इंचार्ज के थ्रू भी जाना पड़ता है। आपको रेलवे में कोई भी चीज़ का बेनिफिट लेना है, आईडी कार्ड बनवाना है या रेलवे में जो भी सुविधाएं मिलती है, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको दोस्तों पहले आपको इंचार्ज के पास भेजना पड़ेगा, आपका इंचार्ज फिर आपका जो भी रिलेवेंट ऑफिसर है उसके पास भेजेगा और ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ये दोस्तों आपको इसका बेनिफिट मिलेगा टेक्निकल रेजिग्नेशन का। अब चलिए टेक्निकल रेजिग्नेशन से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला बेनिफिट मिलता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव बेनिफिट, यानी कि आपके अकाउंट में जो भी छुट्टियां हैं वो दोस्तों आपकी फॉरवर्ड हो जाएंगी। यानी कि मान लीजिए पहले आप ग्रुप डी में थे किसी भी पोस्ट के ऊपर, आपके मान लीजिए जो भी LAP हैं, जो भी CL हैं, जो भी आपके सिक लीव हैं, वो दोस्तों आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगी नई पोस्ट के अंदर। ठीक है, कोई सी भी हो, उनमें आपके चाइल्ड केयर लीव CCL भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो भी छुट्टियां हैं वो दोस्तों आपकी ट्रांसफ़र हो जाएंगी नई पोस्ट के अंदर जहाँ आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके जाओगे। दूसरा होता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ LTC। अब देखिए LTC क्या होता है। LTC दोस्तों यहाँ पर आजकल मुझे लगता है मिलता नहीं है किसी को। LTC का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई रेल कर्मचारी अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उससे क्या होता है कि एक तरीके से कम पैसों पर यात्रा का बेनिफिट मिलता है। लेकिन आजकल दोस्तों आपको पता है कि रेलवे ने पास PTO देना शुरू कर दिया है। तो रेलवे क्या करता है, LTC की जगह आजकल पास PTO ही देता है। तो आप वो जो पास PTO आप पिछली सर्विस के हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के अंदर। तीसरा दोस्तों आपको बेनिफिट जो मिलता है वो आपको मिलता है पे प्रोटेक्शन एलिजिबिलिटी ऑफ पास्ट सर्विस फॉर रिकनिंग ऑफ द मिनिमम पीरियड फॉर ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर देखिए पे प्रोटेक्शन का आपको लाभ मिलता है। पे प्रोटेक्शन क्या होता है, सपोज कीजिए आप पहले 1800 पे ग्रेड में थे और 1800 पे ग्रेड से आप जो है इंक्रीमेंट लेते गए तो आपको 1900 पे ग्रेड लग गई, 2400 पे ग्रेड आपके लग गई है। ठीक है, लेकिन आप जो है आए तो 1800 में थे और आपकी बेसिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना। तो बेसिक अगर आपकी ज़्यादा हो चुकी है और आप नई जॉब जा रहे हो उसमें आपकी बेसिक कम है तो दोस्तों आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है। आपको इंक्रीमेंट जो है उसी के बिहाफ पे आपको मिलते हैं, यानी कि आपको पिछली जो आपकी सर्विस थी उसके लगभग बराबरी रेलवे आपको देने की कोशिश करता है। इसे आप बोलते हैं पे प्रोटेक्शन। आगे बात करें GPF का, तो GPF देखिए आजकल जो है जनरल प्रोविडेंट फंड अगर आपके पास है तो उसको आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वो चीज़ है। सीनियरिटी के मामले में देखते हैं। सीनियरिटी क्या होती है। सीनियरिटी का मतलब होता है कि भाई आपके डिपार्टमेंट में जो भी कर्मचारी हैं उनमें कौन आपसे सीनियर है, कौन जूनियर है, मतलब कौन पहले ज्वाइन किया आपसे, कौन बाद में ज्वाइन किया, ये सीनियरिटी लिस्ट बनती है और सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर आपका प्रमोशन यहाँ पर होता है। तो देखिए यहाँ पर बोल रखा है ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन सीनियरिटी इन द पोस्ट हेल्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन सब्सिडियरी बेसिस कंटिन्यूस टू द प्रोटेक्टेड, यानी कि आपकी जो सीनियरिटी है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट रहेगी अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देके जाते हो। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, आपका जो टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है इसमें क्या फ़ायदा होता है सबसे बड़ा, मान लीजिए आप जिस पोस्ट पे हैं, मान लीजिए आप ग्रुप डी में थे और आप चले गए NTPC के अंदर किसी भी पोस्ट में, मान लीजिए आप ग्रुप डी में आपके होम डिवीज़न में ही थे, मान लीजिए आप जयपुर के हो और जयपुर डिवीज़न ही आपको था, लेकिन आपको जैसे बेंगलोर डिवीज़न मिल गया NTPC में और आपको लग रहा है कि भाई बेंगलोर में पोस्ट आपको सूटेबल नहीं है, तो आप वापस जयपुर में ग्रुप डी के अंदर आ सकते हो। तो अगर आपका ऐसा कोई मानस है, हाउएवर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डिसाइडिंग टू रीजॉइन इस यानी कि वो अगर आप पुरानी जॉब को दोबारा ज्वाइन करना चाहता है तो दोस्तों उसकी सीनियरिटी तो वही रहेगी, लेकिन बीच में जो गैप रह गया, मान लीजिए वो नई पोस्ट ज्वाइन करके और वापस आया 1 साल बाद में, तो बीच का जो गैप है ना उसकी सीनियरिटी पे प्रभाव पड़ेगा, वो टाइम काउंट नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला बेनिफिट देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेंशन स्कीम। तो पेंशन स्कीम अगर आपके ऊपर लागू होती है कि 2004 के बाद आपकी ज्वाइनिंग है तो NPS और पहले है तो OPS, तो अगर आप है तो वो आपकी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू पेंशन स्कीम NPS। देखिए यहाँ पर दोस्तों बता रखा है अगर कोई रेल कर्मचारी यहाँ पर टेक्निकल रेजिग्नेशन देके जाता है तो उसका जो भी NPS के अंदर पैसा है प्राण कार्ड के अंदर वो दोस्तों कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नई जॉब के अंदर, यानी कि आपकी नई पोस्ट के अंदर पुराना ही NPS जुड़ जाएगा। लेकिन अब आप में से बहुत सारे साथियों को ये भी डाउट होगा कि क्या यहाँ पर हम सिंपल रिजाइन देके जाएँ तो क्या हमारा NPS जुड़ेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप टेक्निकल रिजाइन देके जाओ चाहे नॉन टेक्निकल, आपका जुड़ेगा जो पिछला बैलेंस था NPS का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही हो तो आपसे NPS फॉर्म भरवाते हैं, तो आपको इस टाइम पे क्या करना पड़ता है, जो NPS फॉर्म की जगह आपको दोस्तों जो आपका प्राण कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्राण कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको दोस्तों उस NPS फॉर्म की जगह अपलोड कर दीजिएगा। आपका जो है ऑटोमेटिकली पहले वाले जो प्राण कार्ड था उसी में आपका NPS कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस बुक फ्रॉम पेरेंट डिपार्टमेंट टू प्रेजेंट डिपार्टमेंट। आप पहले मान लीजिए जिसमें भी थे ग्रुप डी में, मान लीजिए कि आप जो है ऑपरेटिंग में थे और अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आप जो है नए डिपार्टमेंट NTPC में आप कमर्शियल में चले गए या और किसी में चले गए,
आप मैकेनिकल में चले गए, किसी और में भी चले गए, तो आपका जो पिछली सर्विस रिकॉर्ड है वो दोस्तों नई जो सर्विस है उसके अंदर चली जाएगी। मतलब आपका सर्विस रिकॉर्ड है उसको ट्रांसफ़र करना होगा नया जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो। इसके अलावा नो नीड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए क्या होता है, जब आप रेलवे ज्वाइन करते हो तो मेडिकल एग्जाम होता है, तो यहाँ पर एक बेनिफिट आपको ये मिलता है। मान लीजिए पॉइंट्समैन थे पहले A2, और आप अब जो है आप ओपन कोटा से जो है गार्ड बन गए, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी A2 ही होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, दोनों का मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है, तो आपको मेडिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पहले से अच्छा है और जो नई पोस्ट है अगर उसका मेडिकल स्टैंडर्ड सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोस्तों आपको मेडिकल दोबारा करवाने की जरूरत है नहीं। जैसे पॉइंट्समैन थे A2, तो A2 तो क्या होता है, A2 A3 B1 B2 C1 C2 सबसे ऊपर होता है। तो इन पोस्ट अगर आपको कोई मिले तो इनमें आपको दोबारा मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ A1 वाली पोस्ट मिलती है, मान लीजिए आपको जो है असिस्टेंट लोको पायलट मिल गई, तो दोस्तों आपको मेडिकल करवाने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगला बेनिफिट आपको मिलता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटेसेंडेंट्स। अभी क्या चीज़ होती हैं, देखिए आपको जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपके वेरिफिकेशन आपका किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन है और आपका चरित्र प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप पहले से रेलवे के अंदर ज्वाइन कर रखे हो और नई सर्विस के अंदर जाते हो तो दो चीज़ें हैं। यहाँ पर बोल रखा है अगर आप 1 साल के अंदर ज्वाइन करते हो, जैसे मान लीजिए कि भाई आज आप पॉइंट्समैन थे और आप नई भर्ती से NTPC में किसी पोस्ट पर चले गए, आप इधर से आपको छोड़ दिया पॉइंट्समैन से कि आप जाइए और आपकी नई सर्विस को ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मैं तो कुछ गैप लेना चाहता हूँ बीच में, तो अगर आपने ये गैप 1 साल से कम कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वेरिफिकेशन के अंदर, आपको अलग से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो पुराना ऑफिस है जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग थी, अगर वो लिख के दे देंगे कि इस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको स्पेयर कर दिया पुरानी वाली सर्विस से छोड़ दिया और नई सर्विस में जाने के लिए बोल दिया और आप 1 साल तक ज्वाइन नहीं किए उसको, तो फिर दोस्तों आपको दोबारा से पूरा वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पूरा फ्रेश वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और दूसरा लाभ मिलता है दोस्तों लियन का। इसका मतलब होता है कि आप किसी पोस्ट को होल्ड कर सकते हो किसी टाइम पीरियड के लिए, तो वो बेनिफिट आपको मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हैं तो, ठीक है। तो आपको लियन के बारे में पूरा बता रखा है। चलो इसके ऊपर हम जाने देखते हैं। तो ये दोस्तों बेनिफिट थे जो मैंने आपको यहाँ पर पूरे बता दिए हैं। ये सारे बेनिफिट दोस्तों मिलते हैं अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देके जाते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर एक बेनिफिट होता है ज्वाइनिंग, ये एक पॉइंट छूट गया दोस्तों, ज्वाइनिंग टाइम पे और ट्रैवलिंग अलाउंस। देखिए ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है, ज्वाइनिंग टाइम कब की काउंट की जाती है। मान लीजिए 2 साल आप जो है किसी पोस्ट में काम करके चले गए और नई सर्विस ज्वाइन कर ली है, तो ऐसे में आपकी जो ये सर्विस है वो दोस्तों काउंट की जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो पहले की मानी जाएगी। यहाँ पर लिखा ज्वाइनिंग टाइम विल बी इंक्लूडेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो आपकी जो जितना भी टाइम आपने सेवा की है रेल सेवा, वो दोस्तों आपकी काउंट हो जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग टाइम पहले वाली ही मानी जाएगी, ज्वाइनिंग जो डेट है पहली वाली जॉब की मानी जाएगी। इसके अलावा जो भी इससे रिलेवेंट आपको जो पे अलाउंसेस और ट्रैवल अलाउंस हैं अगर वो आपको मिलते हैं तो दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो रेलवे के नियम अनुसार ये जो है इसके अनुसार अगर आपको कोई ट्रैवल अलाउंस मिलता है तो वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के ऊपर। तो हमने पूरे बेनिफिट के ऊपर वीडियो बना दिया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है टेक्निकल रेजिग्नेशन के ऊपर या किसी और चीज़ों के ऊपर, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।